गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो कक्षा 12 में बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन। जैसा कि पिछली क्लास में मैं आपको डार्क रिएक्शन के बारे में बता रहा था, अप्रकाशिक अभिक्रिया किस तरह से होती है और कितनी अप्रकाशिक क्रियाओं के बारे में पता लगाया जा चुका है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और हमने एक केल्विन साइकिल भी पढ़ लिया है। तो केल्विन साइकिल में जैसा कि हम सब जानते हैं, बताया भी है आपको कि एक प्रोसेस तो होता है हेक्सोज शर्करा निर्माण का और दूसरा होता है RUBP का पुनरुत्पादन, जिससे कि वो केल्विन साइकिल के अगले चक्र को शुरू करने के लिए उपलब्ध हो सके। और अब हम अगला जो है वो इसमें पढ़ेंगे हैच एंड स्लैक साइकिल। तो हैच एंड स्लैक साइकिल, जैसा कि वैज्ञानिकों के नाम से ही इसको हैच एंड स्लैक साइकिल कहा जाता है। इसको C4 साइकिल भी कहते हैं, यानी इसका नाम C4 साइकिल भी है। और इसको C4 डाई कार्बोक्सिलिक साइकिल भी कहा जाता है। इसको C4 डाई कार्बोक्सिलिक साइकिल भी कहते हैं। तो इस तरह से इसके तीन नाम हैं, हैच एंड स्लैक साइकिल, C4 डाई कार्बोक्सिलिक साइकिल और पहला जो है हैच एंड स्लैक और C4। ठीक है, तो इस तरह से। और अब इस क्रिया में इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए सबसे बड़ी बात जो C3 साइकिल है वो तो पाया जाता है C3 प्लांट में, और जो C4 साइकिल है वो कहाँ पाया जाता है, C4 प्लांट में। ठीक है, यानी C4 प्लांट में C3 साइकिल भी होता है। ऐसा नहीं है कि इनमें C3 साइकिल नहीं होता है। C3 और C4 दोनों साइकिल कहाँ पाए जाते हैं, C4 में। और C3 साइकिल में क्या पाया जाता है, C3 साइकिल पाया जाता है C3 प्लांट में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये फंडामेंटल है एक तरह से। अब बात करते हैं हम डिस्कवरी की। डिस्कवरी ऑफ C4 साइकिल, यानी C4 साइकिल का जो खोज है इसकी कब हुई थी। तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है कैप्रिलोव, और इसने 1960 में, ठीक है, कैप्रिलोव ने 1960 में, और तीन वैज्ञानिक और थे जिनमें कॉर्टचैक, इसके अलावा एक था हर्ट और एक था बर्ड। ये तीन वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1965 में, ये ध्यान से थोड़ा सा देखना है डिस्कवरी को, कैप्रिलोव ने 1960 में किस पर, मक्का पर, और कॉर्टचैक, हर्ट और बर्ड ने क्या किया, 1965 में गन्ने पर प्रयोग किया। ठीक है, इन्होंने तो गन्ने पर प्रयोग किया और इन्होंने क्या किया, मक्का पर प्रयोग किया। और प्रयोग करने के बाद, और प्रयोग किससे किया, रेडियो एक्टिव कार्बन 14 CO2 का प्रयोग किया था। और इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाले, इन्होंने निष्कर्ष ये निकाले कि C3 साइकिल के अलावा भी एक और साइकिल C4 पादपों में पाया जाता है, जिसे हम C4 साइकिल कह सकते हैं। और इस साइकिल के दौरान मुख्य क्रिया क्या होती है, मुख्य क्रिया तो होती है कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण, जो कि फिर C3 के लिए उपलब्ध हो सके। दूसरा, इस प्रकार के चक्र में पहला जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वो 4 कार्बन युक्त होता है। कितने कार्बन युक्त होता है, 4 कार्बन युक्त होता है। पहला जो स्थायी उत्पाद बनता है वो 4 कार्बन युक्त होता है। ये बताया था इन दोनों वैज्ञानिकों ने, और इसीलिए ये 4 कार्बन युक्त होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, C4 साइकिल कहते हैं। तो कैप्रिलोव 1960 ने मक्का में और
कोर्टचैक, हर्ट और बर्न ने 1965 में गन्ने पर प्रयोग करते हुए बताया कि C4 पादपों में एक और चक्र पाया जाता है जिसमें प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन परमाणु युक्त बनता है। ठीक है, इसके बाद 1966 में, ये तो बात है इनकी, इसके बाद 1966 में क्या हुआ? 1966 में हैच एंड स्लैक, इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया? 1966 में हैच और स्लैक ने इन परिणामों की पुष्टि की। यानी जो प्रयोग कैप्रीलोव, कोर्टचैक, हर्ट और बर्न ने किए थे, उन परिणामों की बाद में पुष्टि किसने की? हैच और स्लैक नामक वैज्ञानिकों ने की। और नतीजे पर क्या पहुंचे? नतीजे पर यह पहुंचे कि इनमें प्रथम जो 4 कार्बन युक्त स्थायी उत्पाद बनता है, 4 कार्बन युक्त स्थायी उत्पाद कौन सा बनता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इसे हम कहते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, जबकि उन्होंने क्या बताया था, जो वैज्ञानिक थे पहले के, जिसमें कैप्रीलोव, इसके बाद हर्ट, इसके बाद बर्न, ठीक है, इन वैज्ञानिकों ने क्या बताया था कि जो 4 कार्बन युक्त स्थायी उत्पाद होता है वो क्या होता है? या तो मैलिक एसिड होता है और या फिर होता है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। यानी इन वैज्ञानिकों ने शुरुआती प्रयोगों में यह बताया कि 4 कार्बन परमाणु युक्त जो है प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा है? मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। उसके बाद 1966 में हैच और स्लैक ने इनके परिणामों की पुष्टि की और ये कहा कि प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन युक्त जरूर होता है, परंतु मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड नहीं होता। क्या होता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। और इसी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से बाद में मैलिक और एस्पार्टिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, ये बात हैच एंड स्लैक ने बताई थी और इन्हीं वैज्ञानिकों के आधार पर इसको हम क्या कहते हैं? C4 साइकिल कहते हैं। आगे हम बात करते हैं C4 पादपों की या C4 साइकिल जिनमें पाया जाता है। देखिए, अधिकतर जो C4 पादप हैं, C4 पादप अधिकतर जो हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है? C4 साइकिल होता है। ठीक है, अधिकतर जो C4 पादप हैं उनमें C4 साइकिल पाया जाता है। ठीक है, और कौन से हो सकते हैं अधिकतर? अधिकतर होते हैं ये मोनोकोट। अधिकतर कैसे होते हैं? मोनोकोट। और मोनोकोट में भी कैसे होते हैं? मोनोकोट में भी ये होते हैं अधिकतर जो अभी तक वैसे 13 फैमिली है, 13 फैमिली, 13 कुलों के 900 पादपों में इस चक्र को खोज लिया गया है। कौन से? मोनोकोट्स जो एंजियोस्पर्मिक है। ठीक है, एंजियोस्पर्मिक, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के कुल 13 कुलों के 900 पादपों में C4 साइकिल की खोज कर ली गई है। और अधिकतर पादप कौन से हैं? ये मोनोकोट हैं। जब मोनोकोट में इस तरह के पाए जाते हैं। और फैमिली में भी अगर देखें तो 13 कुलों में है, तो उनमें भी सबसे ज्यादा जो है वो है पोएसी, पोएसी या फिर इसी को हम ग्रेमिनी भी कहते हैं। ठीक है, पोएसी या ग्रेमिनी कुल में पाए जाते हैं। या फिर एक और कुल है साइप्रेसी। तो इन दोनों कुलों में अधिकतर कैसे पादप हैं? C4 पादप हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि एंजियोस्पर्म के अलावा किसी और पादप वर्ग में C4 साइकिल नहीं पाया जाता है।
किसी और दूसरे पादप वर्ग में C4 साइकिल नहीं पाया जाता। ये भी आपको याद रखना है। एंजियोस्पर्म में तो पाया जाता है और एंजियोस्पर्म में डाइकोट मोनोकोट दोनों में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन अधिकतर किसमें होता है, मोनोकोट होते हैं। जो एंजियोस्पर्मिक मोनोकोट्स प्लांट है, एक बीजपत्री पादप जिसे हम कहते हैं, उन एक बीजपत्री पादपों में अधिकतर C4 साइकिल पाया जाता है। तो जो एक बीजपत्री पादप है उनमें कुल 13 कुलों के 900 पादपों में इसकी खोज हो चुकी है। और अधिकतर कौन से कुल है, कौन से कुल के पादप है, पोएसी या ग्रेमिनी कुल के पादप जैसे साइप्रेसी। पोएसी कुल में जैसे मक्का आता है, ज्वार आता है, गेहूं है, ये सारे इसके अंदर आते हैं, ठीक है। और साइप्रेसी में जैसे साइप्रेसी जो साइप्रस जो स्पीसीज है वो आती है। तो अब हम कुछ उदाहरणों के बारे में देखेंगे। C4 डाइकोट और मोनोकोट दोनों में होते हैं। तो डाइकोट में लगभग 300 पादप जातियों में इसको खोजा जा चुका है, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे मोनोकोट्स और इधर हम लिखेंगे डाइकोट्स, ठीक है। कौन कौन से पादप हैं देखिए, ये तो 13 कुलों के 900 पादपों में खोजा जा चुका है, ठीक है, इधर तो मोनोकोट में। और डाइकोट में 300 स्पीसीज में इनको खोजा जा चुका है C4 साइकिल को। उदाहरण देखें कौन कौन से हैं। उदाहरण में देखें, पहला आता है जियामीज, जिसे हम क्या कहते हैं, मक्का कहते हैं। मक्का के अंदर C4 साइकिल पाया जाता है। ये एग्जाम्पल है, ये भी आपको याद रखने हैं। जियामीज में पाया जाता है। दूसरा है सेकेरम ऑफिसिनेरम, ये है गन्ना, तो गन्ने में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और है जिसे हम कहते हैं सोरघम वल्गेर, इसको हम ज्वार कहते हैं, तो ज्वार में पाया जाता है, ठीक है। और एक और अगर लिखना चाहो एग्जाम्पल तो आप लिख सकते हो पेनिसिटम अमेरिकाना। ये क्या है, ये है बाजरा, तो बाजरे में भी पाया जाता है। तो अधिकतर ये सारे जो पादप कौन सी फैमिली के हैं, ये सारे जो हैं ये है पोएसी फैमिली के, सब क्या है, पोएसी फैमिली के पादप है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डाइकोट्स की। तो डाइकोट्स में बहुत सारे हैं, जैसे एमेरेंथस स्पीसीज, ठीक है, एमेरेंथस स्पीसीज, ये है एमेरेंथेसी कुल का पादप। इसी तरह से दूसरा जो है एमेरेंथस जो स्पीसीज है वो है एमेरेंथेसी कुल का पादप। दूसरा है एट्रीप्लेक्स, एट्रीप्लेक्स स्पीसीज, तो ये है चीनोपोडिएसी, चीनोपोडिएसी कुल का पादप है, ठीक है। और तीसरा है यूफोर्बिया, यूफोर्बिया स्पीसीज, और ये कौन सी फैमिली का है, यूफोर्बिएसी का है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। डाइकोट और मोनोकोट अधिकतर कौन से हैं, मोनोकोट होते हैं, C4 पादप एक बीजपत्री होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, ये भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, ये भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अलावा किसी दूसरे पादप वर्ग में C4 साइकिल नहीं पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं C4 पादपों की संरचनात्मक विशिष्टता, इसके बारे में। C4 पादपों की संरचनात्मक विशिष्टता, क्योंकि अगर हम इन बातों को नहीं जानेंगे तब तक हम आगे समझ नहीं पाएंगे।
तो C4 पादपों की संरचनात्मक विशिष्टता में सबसे ज्यादा जो विशिष्ट है वो है पत्ती की संरचना। पत्ती के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो पत्ती है C4 पादपों की पत्ती में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? दो प्रकार की कोशिकाएं, दो प्रकार की सेल्स इसमें पाई जाती हैं। पहली कौन सी है? पहली है मीजोफिल, जिसे हम पर्ण मध्योतक कहते हैं। पहली है मीजोफिल, जिसे हम पर्ण मध्योतक कोशिकाएं कहते हैं। और दूसरी जो है वो है इसमें बंडल शीथ कोशिकाएं। दूसरी कौन सी है? बंडल शीथ कोशिकाएं, बंडल शीथ सेल्स, यानी इसको हम कहेंगे पूल आच्छद कोशिकाएं। पहली है मीजोफिल और दूसरी है पूल आच्छद कोशिकाएं। तो दो प्रकार की कोशिकाएं C4 पादपों में पाई जाती हैं। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये कि अब पूलाच्छद कोशिकाएं और मीजोफिल कोशिकाएं होती कैसे हैं, तो मैं आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। ये है अपर एपिडर्मिस, ये क्या है? एपिडर्मिस है ये, ठीक है। और ये है लोअर एपिडर्मिस। और ये बीच में है इसके वैस्कुलर बंडल। ये क्या है? वैस्कुलर बंडल। और इस वैस्कुलर बंडल में ऊपर की तरफ जो ये है लाइनियर, वो तो है जाइलम और नीचे की तरफ है फ्लोएम, ठीक है। और इसके चारों तरफ इस तरह से, इसके चारों तरफ जो है वो होती है बंडल शीथ कोशिकाएं। इसको थोड़ा सा छोटा बना देते हैं ताकि समझ में आ जाए। ये हो गया जाइलम एंड फ्लोएम। और इसके चारों तरफ इस तरह से बंडल शीथ कोशिकाएं एक रिंग में होती हैं और वो भी मालाकार इस तरह से, ठीक है। तो ये ऐसे हो गई, ये बंडल शीथ कोशिकाएं हैं। ये हो गई बंडल शीथ कोशिकाएं, ठीक है। और इनके बाहर होती हैं इस तरह से, ये होती हैं मीजोफिल कोशिकाएं। ये क्या है? मीजोफिल कोशिकाएं। ये भी क्या है? इनको चक्र में घेरे हुए रहती हैं। ये मीजोफिल कोशिकाएं हैं, ठीक है। और ये बाकी की मीजोफिल कोशिकाएं इस तरह से। ये संरचना पत्ती की जब TS हम काट के देखते हैं तब हमें दिखाई देती है। इस तरह से। तो इनके अंदर भी क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट हैं। और बाहर जो मीजोफिल कोशिकाएं हैं इनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट इनके हैं। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, ये इनके हरित लवक हैं। और इनमें भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो मीजोफिल कोशिकाएं ही हैं तो इनमें तो क्लोरोप्लास्ट होंगे ही होंगे। इस तरह से। तो ये तो हो जाती है अपर एपिडर्मिस, यानी जो ऊपर वाली जो अधिचर्म है वो है ये। और ये हो जाती है नीचे वाली, ये होगी लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। ये बीच में हो गया यहाँ पर जाइलम और नीचे वाला हो गया
फ्लोएम, और ये हो गई बंडल शीथ सेल्स, बंडल शीथ कोशिकाएं, और ये हो गई मेसोफिल कोशिकाएं। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं, देखिए थोड़ा सा। ये है C4 पादपों में पाई जाने वाली पत्ती की टीएस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन, और इससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि C4 पादपों में संरचनात्मक विशिष्टता कैसी होती है, क्यों होती है। तो देखिए पत्ती में आपको यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम, ये ऊपर वाला जाइलम है, नीचे वाला फ्लोएम है। तो शुरुआत में मैंने बताया था कि C4 पादपों में उनकी पत्तियों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, पहली मेसोफिल, दूसरी पाई जाती है बंडल शीथ कोशिका। तो जो बंडल शीथ कोशिका है, जिसे हम पूल आच्छद कोशिकाएं कहते हैं, ये इस वैस्कुलर बंडल के बाहर, यानी जहां पर जाइलम और फ्लोएम है, इसके बाहर इस तरह से एक चक्र के रूप में होती हैं, अरीय विन्यासित, जिसे हम रेडियल कहते हैं, अरीय विन्यासित होती हैं। इस तरह से ये अरीय विन्यासित है, ठीक है। और इसके बाहर क्या होता है, इस तरह से मेसोफिल कोशिकाएं होती हैं चारों तरफ घिरी हुई। तो इस तरह से जब वैस्कुलर बंडल के बाहर चारों तरफ पूल आच्छद कोशिकाएं एक माला के रूप में हो, एक माला की तरह दिखाई देती हो, तो इस प्रकार की संरचना को जर्मन भाषा में क्रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेंज कहते हैं। माला को ही क्रेंज कहते हैं जर्मन भाषा में। तो यहाँ पर इस प्रकार की जो शारीरिकी या जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो इसकी संरचना है, उसको हम क्या कहेंगे? क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेंज शारीरिकी, क्रेंज एनाटॉमी, इसको हम क्रेंज एनाटॉमी कहेंगे, ठीक है। तो क्रेंज एनाटॉमी में वैस्कुलर बंडल की चारों तरफ माला के रूप में, एक रिंग के रूप में बंडल शीथ कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम पूल आच्छद कोशिकाएं कहते हैं। और पूल आच्छद कोशिकाओं के बाहर सारी कोशिकाएं क्या है? मेसोफिल कोशिकाएं हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे क्या है। दोनों प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, बंडल शीथ में भी और मेसोफिल में भी, पर्ण मध्योतक में भी पाए जाते हैं और इसमें भी पाए जाते हैं। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि C4 पादपों में क्लोरोप्लास्ट द्विरूपता दर्शाते हैं, यानी कि दो प्रकार के या दो रूपों में पाए जाते हैं। दोबारा बोलता हूं, C4 पादपों में क्लोरोप्लास्ट दो रूपों में पाए जाते हैं, अर्थात डाइमॉर्फिज्म यानी द्विरूपता दर्शाते हैं। कैसे? जो ये मेसोफिल कोशिकाएं हैं, इनमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो छोटे होते हैं और ग्रेना युक्त होते हैं, यानी कि उनमें ग्रेना पाया जाता है। यहां लिख देता हूं मैं, जो मेसोफिल सेल हैं, मेसोफिल, इनके अंदर क्या होता है? छोटे व ग्रेना युक्त क्लोरोप्लास्ट, छोटे व ग्रेना युक्त क्लोरोप्लास्ट किन में पाए जाते हैं? मेसोफिल में पाए जाते हैं। जबकि बंडल शीथ में कैसे होते हैं, यानी पूल आच्छद में किस तरह के पाए जाते हैं? पूल आच्छद में पाए जाते हैं बड़े व ग्रेना रहित, बड़े व ग्रेना रहित। तो दो रूप हो गए कि नहीं हो गए भाई? एक में तो ग्रेना है और दूसरे में नहीं है। तो इस तरह से दो रूपों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। मेसोफिल में तो ग्रेना युक्त है और छोटे हैं, जबकि बंडल शीथ में कैसे है? ये बड़े होते हैं परंतु ग्रेना नहीं होता है, ये बात है। तो इस प्रकार से क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म यानी कि द्विरूपता प्रदर्शित करते हैं। कहां पर? C4 पादपों में इस तरह से क्रेंज एनाटॉमी भी पाई जाती है और उसके साथ साथ द्विरूपता भी प्रदर्शित क्लोरोप्लास्ट करते हैं। अब इसका एक अपवाद भी है कि बंडल शीथ कोशिकाओं में वैसे ग्रेना नहीं पाए जाते, परंतु एक पादप ऐसा है जिसका नाम है
बरमूडा ग्रासेज, बरमूडा घास, बरमूडा घास, इसके अंदर जो बंडल शीत कोशिकाएं होती हैं उनमें ग्रेना पाया जाता है। इसके अंदर जो बंडल शीत कोशिकाएं हैं उनके अंदर ग्रेना पाया जाता है, जबकि बाकी पादपों में नहीं पाया जाता। तो इस तरह से आप इसको भी याद रखिए। तो क्रेंच एनाटॉमी में आपको ये ध्यान रखना है कि जो जाइलम एंड फ्लोवर युक्त, जो जाइलम एंड फ्लोएम युक्त 7 बंडल है, 7 पूल है बीच का वैस्कुलर बंडल, उसके चारों तरफ जो कोशिकाएं हैं उनको हम बंडल शीत यानी पूल आच्छद कोशिकाएं कहते हैं, जो कि एक माला रूपी रिंग के अंदर व्यवस्थित रहती हैं इस वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ। और इस प्रकार की व्यवस्था को जर्मन में क्रेंच कहते हैं, माला को क्रेंच कहते हैं, इसलिए इसको क्रेंच एनाटॉमी कह सकते हैं। इसके बाहर मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं। मीजोफिल कोशिकाओं में भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बंडल शीत कोशिकाओं में भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो दोनों में क्लोरोप्लास्ट हैं, परंतु 2 रूपों में पाए जाते हैं। जो मीजोफिल जिसे हम पर्णमध्योतक कोशिकाएं कह रहे हैं, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट छोटे और ग्रेना सहित होते हैं, जबकि जो बंडल शीत हैं उनके अंदर ग्रेना नहीं पाए जाते। ये आपको याद रखना है। दूसरा, जो मीजोफिल कोशिकाएं हैं, पर्णमध्योतक कोशिकाएं, उनके बीच बीच में छोटे अंतर कोशिकीय अवकाश भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये तो बात हो गई इसकी संरचना की। अब आगे जब हैच एंड स्लैग साइकिल हम पढ़ेंगे तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि इन दोनों कोशिकाओं में एंजाइम कौन कौन सा होता है जो कि आगे प्रोसेस पूरा करता है। ठीक है, तो जो पर्णमध्योतक कोशिकाएं हैं, मीजोफिल कोशिकाएं, इनके अंदर जो एक एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है, मीजोफिल कोशिकाओं में एंजाइम पाया जाता है PEP कार्बोक्सिलेज। मीजोफिल में यानी पर्णमध्योतक में कौन सा एंजाइम होता है? PEP कार्बोक्सिलेज। अब इसको फुल फॉर्म में अगर लिखें हम तो ये हो गया फास्फो इनोल पायरुविक या पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये तो हो गया कहां पर? मीजोफिल कोशिका में। ठीक है, अब हम बात करें बंडल शीत कोशिकाओं की। इनमें कौन सा पाया जाता है? तो इनके अंदर पाया जाता है इधर ही लिख देता हूं, RUBP कार्बोक्सिलेज। इनके अंदर RUBP कार्बोक्सिलेज पाया जाता है। इसका नाम पूरा क्या है? राइबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ये इसका पूरा नाम है। तो जो मीजोफिल कोशिकाएं हैं उनके अंदर कौन सा पाया जाता है? मीजोफिल कोशिकाओं में पाया जाता है PEP कार्बोक्सिलेज, और जो बंडल शीत है उसमें पाया जाता है RUBP कार्बोक्सिलेज। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी तक जाना है क्रेंच एनाटॉमी और उसके साथ साथ जो बंडल शीत कोशिकाएं और इसमें जो मीजोफिल कोशिका है, इन दोनों में थोड़ा अंतर देखा है। तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी की क्लास कल होगी और कल मैं आपको हैच एंड स्लैग साइकिल यहाँ बना के समझाऊंगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।